गुड इवनिंग। आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम प्रीलिम्स में सवाल किस तरह से फ्रेम होगा उसको देखते हुए हमने 7 पॉइंट लिखने की कोशिश की है। अब आप इन 7 पॉइंटों को देखिए, देन आई विल एक्सप्लेन दोस पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स होते, क्या सवाल क्या है कि जो एक भू राजस्व प्रणाली शुरू हुई, इस भू राजस्व प्रणाली के प्रभाव क्या क्या हुए। पहला, बचत नहीं, मीन्स no savings. अब let's understand कि how it is an impact of the revenue development. जो 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 ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो एक नया सिस्टम आया, उस सिस्टम के बाद जो एक नया सिस्टम आया, अगर उस सिस्टम को देखें जिसमें तीन आपकी महत्वपूर्ण राजस्व प्रशासन आए, उनमें क्या हुआ। पहला, जो ऊंचे परिमाण पर जो उन्होंने भूमि लगान लगाई, द हैवी टैक्सेशन ऑन द लैंड, उससे क्या होगा, किसान के पास जो एक किसान की जो एक संभावित बचत थी, उसका बहुत बड़ा भाग जो है वह अंग्रेजों ने हड़प लिया और ग्राम को धन शून्य कर दिया। तो फर्स्ट इंपैक्ट, ग्राम धन शून्य, मीन्स विलेज वूमन। जब गांव के पास पैसा नहीं होगा, जब किसानों के पास पैसा नहीं होगा, तो उसका एक इम्पैक्ट क्या आएगा, उसका एक इम्पैक्ट यह आएगा कि वह खेती के विस्तार में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। तो भूमि को धन के निवेश से वंचित कर देना, इससे क्या हुआ, भूमि को, एकदम साइंस है, अगर आप चीज ध्यान दीजिए, भूमि को धन निवेश से वंचित कर देना। अगर इसको आप लोग ध्यान से देखें, एक पूरा साइंस है ये। व्हाट इज इम्पैक्ट, the land is deprived of any investment. लैंड को इन्वेस्टमेंट से डिप्राइव कर दिया गया। दूसरा, जो भारी लगान लगाए गए, उसका क्या हुआ, जो भारी लगान लगाए गए उससे जो गांव थे अपने, उन गांव का जो एक साधनहीनता थी, उस साधनहीनता के कारण अकालों की व्यापकता का विस्तार हुआ। अब भारी लगान से अकाल। अब जब आपने भारी लगान लगा दिया, तो भारी लगान लगाने से इंग्लिश होता है फैमिन। आपने भारी लगे, पहले क्या हुआ, बचत नहीं। क्यों, इतने ज्यादा हैवी टैक्सेशन है कि इन हैवी टैक्सेशन के कारण अपने पास कुछ बचता नहीं है। जब अपने पास कुछ नहीं बचेगा तो उसका नुकसान क्या होगा कि हम खेती पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपने भारी लगान लगाया, धन शून्य हो गए, आपने जो भी उपज पैदा की, वो सारी उपज कहाँ चली गई, वो सारी की सारी उपज चली गई टैक्सेशन में। उसका नुकसान क्या हुआ, अगर अकाल पड़ गया तो अकाल और व्यापक हो गए। अकालों को नियंत्रण करने का कोई रास्ता नहीं था। अब अगर आप ज्यादा टैक्सेशन न लगाते तो किसान अच्छे वर्ष में बुरी फसल के लिए कुछ बचा पाता। अगर आप ये भारी लगान न लगाते तो क्या होता, किसान अच्छे वर्ष में बुरे वर्ष के लिए कुछ बचा लेता। बुरे वर्ष के लिए, अच्छे वर्ष में बुरे वर्ष के लिए कुछ बचा लेता। लेकिन आपने ऐसा काम कर दिया कि वह संभव ही नहीं। तो किसान अच्छे वर्ष में बुरे वर्ष के लिए बचा नहीं पा रहा था। इट वाज सेकंड इंपॉर्टेंट इंपैक्ट यू कैन से। तीसरा, जो आप निरंतर संशोधन करते, यू आर कीप चेंजिंग द लैंड रेवेन्यू। जो लगानों में निरंतर संशोधन हो रहे थे, जो आप अल्पकालीन बंदोबस्त कर रहे थे, जो लगान में वृद्धि के अनिश्चित आधार थे,
इन सब कारणों से के साथ साथ आप जो आपका जो लैंड थी, भूभाग था, उसका लगातार मूल्यांकन हो रहा था। इसके कारण क्या हो रहा था, जोतने वाले लोग थे, जोतने वाले के सुधारों पर नए लगान लगते थे और सब किरायों का आधार अनिश्चित होता था। तो जो संशोधन था वह एक अनिश्चितता को जन्म दिया। जो ये मैं किसी पेपर से मैंने इसको डिराइव किया है, कोई एक पूरा पेपर वहां से हमने डिराइव किया है, इम्पैक्ट कैसे पड़ते हैं। तो जो आपने लगातार संशोधन किए अपने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, यू आर कीप चेंजिंग अमेंडिंग द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उससे हो क्या रहा था, इस लगातार के संशोधनों से अल्पकालीन बंदोबस्त, जो आप शॉर्ट टर्म का अरेंजमेंट कर रहे थे, लगान वृद्धि का कोई निश्चित आधार नहीं था, जो आप लगान बढ़ाते थे, इसका कोई निश्चित आधार नहीं था। लगान बढ़ाने का कोई निश्चित आधार नहीं था। There was no parameters on which basis you are improving the revenue, land revenue। और इन जो आप ये सुधार की बात करते थे, जो लगातार संशोधन करते थे, इससे जो किराया का जो सिस्टम था देने का, उसमें अनिश्चितता होती थी और अनिश्चितता हमेशा व्यक्ति को परेशान करती थी। जो किसान है, जो ये अनिश्चित किरायों के साथ जो एक लगान जुड़ा होता था, और किसान का जो सारा लक्ष्य क्या था, वह सारा लक्ष्य लगान देने तक ही था, वह बचत नहीं कर सकता था। जो धरती पर सुधार है, वो सुधार प्रक्रिया का कोई कार्य नहीं कर पाता था। और किसान क्या करता था, वह कठोर श्रम करे कि आराम करे, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता था कि उसको अपने श्रम का कोई मूल्य मिलेगा। अब अनिश्चितता क्या थी, उसको कोई विश्वास नहीं था कि श्रम का मूल्य प्राप्त होगा। जब श्रम का मूल्य प्राप्त हुआ, he was not able to understand whether he is able to get the due reward of his effort or not। इसकी अनुपस्थिति के कारण किसान क्या था, वह खेती के प्रति मोह भंग उसका हो रहा था कि जब कुछ मिलना ही नहीं है तो जान क्यों दिया जाए। इसके कारण क्या हुआ था, कृषि में गतिहीनता आ रही थी और हरास आ रहा था। अब एक सवाल प्रीलिम्स का देखिए, अठारहवीं शताब्दी में कृषि के ये सवाल देखिए, 18वीं शताब्दी में कृषि में गतिहीनता और ह्रास के क्या कारण थे। अब इसमें से आप 4 लिख दो तो आपके साथ 2 समस्या होगी। एक, अगर ABCD करके करना है, 2 इसमें से कुछ चूज करना है। सवाल क्या है, 18वीं शताब्दी में कृषि में गतिहीनता और ह्रास आ रही थी। There was a decay in the 18th century in the agricultural sector. What's the reason? A, this, B, this, C, this, D, this। अब इन सारी चीजों में अगर एक आंसर चुनना होगा तो आप कन्फाइन करोगे राजस्व पे। अगर एक से ज्यादा आंसर दिया जाता है तब आप ABCD में ध्यान दो। अगर एक ही आंसर देना है तो आप लगान मारेंगे इस पे, भारी लगान। अगर 2 और 3 दोनों आता है तो भी आप 2 पे दो। There is 2 situation arising to ask one question कि 18वीं शताब्दी में कृषि में गतिहीनता या ह्रास होने के क्या कारण थे। अगर ABCD में आंसर है तो ठीक है, अगर ABCD नहीं है, एक आंसर देना है तो यह 2 और 3 इन दोनों में आके आंसर की बात रुकेगी। अगर 2 में से एक चूज करना है तो 2 को चूज करना होगा। क्लियर होने क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब
जब कृषि में गतिहीनता आ गई, कृषि में ह्रास आ गया, इससे क्या है, भारतीय ग्रामों में निर्धनता का साम्राज्य, एम्पायर ऑफ पॉवर्टी, एम्पायर ऑफ पॉवर्टी, एम्पायर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का साम्राज्य। गरीबी का साम्राज्य आ गया। तो एम्पायर ऑफ पॉवर्टी आ गई, किस कारण से? भारी लगान, लगान निरंतर संशोधन। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो एक किसान था, जो किसान श्रम नहीं कर, उसको श्रम करने के लिए आप प्रोत्साहित नहीं कर सकते थे। अब भू राजस्व पद्धति जो थी उसके जुड़ी हुई यह जो असुविधाजनक स्थिति थी, ये कहा, इसके कारण क्या हुआ, किसान आलसी हो गया, आलसी हुआ। और फिजूल खर्च। देखिए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम का अगर सवाल मेंस में आता है, यू हैव टू राइट दिस थिंग्स। इस कारण से किसान आलसी हुआ और किसान फिजूल खर्ची क्यों बढ़ा? क्यों? उसको लगता था कुछ बचना ही नहीं, कुछ मिलना ही नहीं है। तो जो यह भारतीय ग्रामों में निर्धनता का साम्राज्य आया, उसके पीछे रीजन क्या था? रेवेन्यू सिस्टम। अब हम आते हैं भारतीय नेताओं की तरफ। भारतीय नेताओं ने इस धारणा का खंडन करना शुरू किया कि भारतीय किसान शक्तिहीन है, अकर्मण्य है और अदूरदर्शी है। यह कहना जो एक आरोप लगता था कि भारतीय किसान अकर्मण्य है, आलसी है, अदूरदर्शी। इसका प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने जवाब देना शुरू किया। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इस बात पर उत्तर देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो ये किसान है, ये जो भारतीय किसान है, ये शक्तिहीन नहीं है, अकर्मण्य नहीं है और अदूरदर्शी नहीं है। उसके चरित्र की जो कारण है, उसके कारण दूसरे हैं। उसका सारा का सारा ये तथाकथित जो चरित्र विशेषताएं हैं, ये काफी हद तक एक भू राजस्व का परिणाम है। सवाल और पीट का यह जो 3 बात कही जा रही है, यह भू राजस्व का परिणाम है। भारतीय किसान के चरित्र में, भारतीय किसान के चरित्र में न तो अकर्मण्यता है, न आलसीपन है, न वह अदूरदर्शी है। अगर यह तीनों चरित्रगत विशेषताएं दिख रही हैं, उन चरित्रगत विशेषताओं का कारण क्या है? भू राजस्व का परिणाम। द इंडियन फार्मर इज नाइदर इनकैपेबल, नॉर ही इज लेजी, नॉर ही इज लैकिंग द विजडम। But if you are able to see any of these problems with the Indian farmer, then it is only because of the effect or impact of the revenue system. यह प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने कहना शुरू किया। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने यह बात समझाने की कोशिश की कि आपकी जो भू राजस्व प्रणाली है, वह हमारे चरित्र को ही खराब कर रही है, वह हमको पूरी तरह खत्म कर रही है। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने भू राजस्व प्रणाली को, हमारे चरित्र को बदलने तक का आरोप लगाना आरंभ कर दिया। और जो भू राजस्व का ऊंचा परिमाण है, जो भू राजस्व का एक बहुत ज्यादा दर लिया जाता है, और उसके साथ जो एक जुड़ी भूमि के साथ जो अनिश्चितता है, उससे पूंजी निवेश बाधित हो रहा है। अगेन लिसन केयरफुली, जो आपका रेवेन्यू का जो एक हाई टैक्सेशन है, ऊंचा परिमाण है जो, और जो हाई रेवेन्यू के साथ जुड़ी अनिश्चितता है, इसको आप बोलोगे। जो एक हाई रेवेन्यू है और हाई रेवेन्यू के साथ अनिश्चितता ही है। हाई रेवेन्यू है,
हाई रेवेन्यू के साथ अनिश्चितता है, उसके कारण क्या हो रहा है, जो 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 निवेश है, निजी पूंजी निवेश बाधित हो रहा है और यह असंभावना क्यों ले रहा है। इससे क्या हो रहा है, भूमि सुधार नहीं हो रहे हैं और जो पूंजी, जो कृषि का विकास है वो नहीं हो रहा है। तो भूमि सुधार और कृषि विकास दोनों नहीं हो रहा है। Neither there is any land reform, neither any improvement of the land, nor any improvement agriculture। न तो कहते हैं भूमि का सुधार हो रहा है और न ही कृषि का विकास हो रहा है। इसके जो सरकारी लगान है, इस सरकारी लगान में जो वृद्धि हो रही है, इस बड़ी बड़ी वृद्धि के कारण से जमींदारों और जो बड़ी बड़ी जोत के मालिक हैं उनको किराया बढ़ाने का बहाना मिल जाता है और उनको जब किराया बढ़ाने का बहाना मिल जाता है, उससे क्या होता है, वास्तविक जमीन जो बोने वाले हैं उन पर भार हो जाता है। जो ये अनिश्चितताएं हैं, जो आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम चेंज हो रहा है, जो एक अनसर्टेनिटी है अबाउट द टैक्सेशन, उससे जो आपके मिडिल मैन हैं उनको इस बात का चांस मिल जाता है कि कैसे वह किराया बढ़ा दे, रेवेन्यू बढ़ा दे। उससे क्या होता है, लगान बढ़ जाता है और किसानों पर भारी बोझ आ जाता है। आरसी दत्त का यह कहना है, बड़ा इंटरेस्टिंग, आरसी दत्त ने कहा है कि जहां जोतों पर लगान किराए के भाग के रूप में होता था, वहां लगान कर्मचारी उन जमींदारों पर जो सामान्यतः किराया बढ़ाने में प्रति उदार हो सकते थे, किराया बढ़ाने के जोड़े ताकि सरकार लगान लगा सके। बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है आरसी दत्त का। उनका यह कहना है कि जहां जोतों पर लगान किराए के एक भाग के रूप में होता था, जहां जो लगान है पूरे ऋण के भाग में होता था, वहां लगान कर्मचारी उन जमींदारों पर जो सामान्यतः किराया बढ़ाने के प्रति उदार हो सकते थे, किराया बढ़ाने के लिए जोर देते थे ताकि सरकार अधिक लगान लगा सके। यह भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, कैसे हमारा शोषण हो रहा था। कृषि उत्पादन में जो कृषि उत्पादन में जो कृषि उत्पादनों में ऊंचे परिमाण में किसी प्रकार की बढ़ोतरी न होने पर भी लगान की ऊंची दर लगती थी। उससे संबंध क्या होता था, लगान की पद्धति में कठोरता होती थी, उग्रता होती थी और धरती बचाने के लिए किसान साहूकार के चंगुल में जाते थे। Now see how the vicious circle of साहूकार is appearing here। तो साहूकार उसके कारण साहूकार के चंगुल में जाते थे और किसान परेशान होते थे। सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या है, भूमि लगान का धन निकासी से क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ। What is the relationship between land revenue system and drain of wealth? Drain of wealth and land revenue में क्या सिस्टम है। जो भूमि लगान की समस्या है, इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ धन निकासी की समस्या से जोड़कर देखा जा सकता है। कैसे, जो ऊंचे लगान लगाए जाते थे, इस लगान का की जो राशि थी वो भूमि को उपजाऊ बनाने में उपयोग न करके बहुत बड़ी मात्रा में देश के बाहर जाती थी। अगर आप देखें तो जो बंगाल में इन्होंने कब्जा किया, राजस्व क्या इन्वेस्टमेंट होता था, तो जो आपने लैंड रेवेन्यू लिया, उस लैंड रेवेन्यू को आप लैंड के इम्प्रूवमेंट में न लगा के वह देश के बाहर किसी न किसी तरह से जाती थी। या तो होम चार्जेस के नाम पे जाती थी, या तो वह सामान खरीद के एक्सपोर्ट करते थे। तो जो लैंड रेवेन्यू आता था वह ड्रेन ऑफ वेल्थ का पार्ट होता था। अब इस पर से सवाल बनाइए, कोई भी सवाल सही नहीं हो सकता। Unless until you understand like this, question will not go to the right.
Anyone has conclusion? Yes or no? If understood, then I can move the next part. I want to take up to this issue towards the Congress annihilation. कि जो प्रारंभिक राष्ट्रवाद था, उस प्रारंभिक राष्ट्रवाद में ये भूमि सुधार या लैंड रिव्यू किस तरह, then I will come on the question answer session. नहीं समझ में आया? Arpita Shukla, no. Any problem? Anyone else? Write fast. Understood. Very good. Very good. Very good. वेरी नाइस. मिटा दें या कुछ भी नोट करना है आपको के बाकी? अब देखिए, राष्ट्रवाद में, राष्ट्रवादियों ने, नेशनलिस्ट ने इस भू राजस्व को कैसे किया? एक दूसरा, हाउ द अर्ली नेशनलिस्ट have visualized the revenue problem. How far the Congress was aware about the revenue fraud and what action taken. अब जो लैंड रेवेन्यू प्रारंभ हुई, इसको प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने किस तरह से देखा? अब जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने भू राजस्व प्रशासन की आलोचना तो जरूर की, लेकिन जो उनका विश्वास था कि जो कृषि संबंधी जो सभी समस्याएं हैं और जो दोष हैं, इसका जो आधारभूत राजस्व पद्धति में बगैर आधारभूत सुधार किए बगैर समस्या हल नहीं होगी. पहली बात क्या बोली? नीड फंडामेंटल चेंजेस. नीड फंडामेंटल चेंजेस. आपको आधारभूत सुधार करने होंगे. अगर आप आधारभूत सुधार नहीं करोगे तो कोई भी फायदा इसमें नहीं होगा. और यह अब एक प्रश्न तो ये उठेगा कि आधारभूत सुधार कैसे करोगे, किया क्या जाए? तो राष्ट्रवादियों का कहना क्या था कि जो भारतीय भू राजस्व पद्धति है, इसके जो अनिवार्य दोष थे उसमें क्या थे? काश्तकारी असुरक्षित. पहले ही बातों से मैं बाहर निकाल रहा हूं. There was uncertainties. जो आपके काश्तकार थे, जो आपके फार्मर्स थे, उनमें अनसर्टेनिटीज थी. उनको कुछ पता नहीं था कि होगा क्या होगा. जो फार्मर्स थे उनमें अनसर्टेनिटीज थी. दूसरा, लगान की खाई बही, लगान की खाई गहरी. टू मच लैंड रेवेन्यू, उन्होंने जो चीज ये मार्क किया कि लगान. तीसरी बात क्या की? लगान वृद्धि अनिश्चित आधार की हुई थी. लगान की जो वृद्धि थी वह अनिश्चित आधार की हुई थी. इंक्रीज इन रेवेन्यू has no certain basis.
उन्होंने जो देखा, कहा कि आधारभूत सुधार आवश्यक है। उसके लिए 3 महत्वपूर्ण चीज थी। हमारे जो फार्मर्स हैं उनमें अनिश्चितता है, दे आर अनसर्टेन, क्या होगा। दूसरा, लगान बहुत ज्यादा है। तीसरा, लगान की वृद्धि जो है वह अनिश्चित आधार की हुई है। अब जो राष्ट्रवादियों की भारतीय जो एक हमने जिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें राष्ट्रवादियों से एक रोचक पक्ष यह था कि उन्होंने राजस्व का, प्रशासन का जो मांगों के संघर्ष के लिए किसानों को संगठित करने का कोई वास्तविक प्रयत्न नहीं किया। अब नाउ यू स्टार्ट दिस विल कम इन योर फर्स्ट क्वेश्चन। किसानों को संगठित करने का कोई प्रयास नहीं किया। किसानों को संगठित करने का कोई प्रयास नहीं किया। No attempt to mobilize farmers. It was only the intellectual discussion. They were talking, the early nationalists was talking about, they were talking about the fundamental changes in the land revenue system. But there was no attempt to mobilize the farmers so that the changes can be done. This is a very important point, that this is the drawback to the early nationalists. और इसी के कारण अगर हम एक उपवाद देखिए, अब सवाल कैसे बनता है, ये हो गया एक जनरल प्रिंसिपल। अब अपवाद क्या हो गया, 1896 तिलक कर न देना आंदोलन। Now you understood why this question is being asked. Why? Because you generally found that this question is appearing in so many times in your exam. Why? The reason is that the early nationalists were not interested in any mass mobilization except the Lokmanya Tilak. He has started in 1896 Kar Na Dena, the non-payment of tax movement. That's why it is very very important for us. और उन्होंने जो तिलक ने अकाल पीड़ित महाराष्ट्र में कहाँ पे किया था, अकाल पीड़ित महाराष्ट्र। अकाल, अगर मैं बोर्ड के सामने जाता हूँ तो मुझे रोक देना। Sometimes I forget, otherwise I leave the board. अकाल पीड़ित महाराष्ट्र, अकाल पीड़ित महाराष्ट्र में उन्होंने यह आंदोलन चलाने का प्रयास किया। और 1896 की अवधि में जो सरकार के द्वारा कर वसूली में जो रियायत इनकार की, उससे लेके अकाल सहायता कोड, अकाल सहायता कोड। अब देखिए, यह सवाल अक्सर आता है कि अकाल सहायता कोड क्या था, इसका संबंध किससे था। तो जो 1896 की अकाल की अवधि में जो सरकार द्वारा कर वसूली में स्थगन या रियायत देने से जब इनकार किया गया, तो तिलक उत्तेजित हो गया। उन्होंने चालू किया अकाल सहायता कोड। इसके अंतर्गत उन्होंने अपने अधिकार मांगने के लिए लोगों को सुशिक्षित और संगठित करने का प्रयास किया। संगठित, अब संगठित करने का प्रयास क्या किया, अपने को सक्षम करना, अपने को सक्षम करना। तो उन्होंने लोगों को अधिकार मांगने के लिए, अपने को अधिकार मांगने के लिए सक्षम करने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया, जो संगठित करना शुरू किया। तो अकाल सहायता कोड ने एक बहुत बड़ी बात भारतीय राजनीति की। अब तिलक के जो सरकार विरोधी दृष्टिकोण थे, कथन थे, इसको सरकार पूरी तरह से समझ चुकी थी और उसने पूना सामूहिक सभा के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की।
के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई। एक्शन टेकन अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ पूना सार्वजनिक सभा। अब जब तिलक ने यह आंदोलन शुरू किया तो सरकार तो समझ ही गई थी, सरकार तो बहुत होशियार थी, तो सरकार ने पूना सार्वजनिक सभा के जो कार्यकर्ता थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की और तिलक पर 1857 में राजद्रोह का आरोप लगाया। 1857 में 1897 और 18 मंथ्स का कारावास तिलक पर लगाया गया। (1896) में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, 1896 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए उचित कदम उठाने में जो पिछड़ गई, उसके लिए तिलक ने कांग्रेस की भर्त्सना की। 1896 में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इस मुद्दे पर तिलक ने आलोचना की। अब इस तथ्य को मिक्स करके प्लीज बढ़ाओ। नाउ यू मेक ए क्वेश्चन मिक्सिंग ऑल दीज फैक्ट्स फॉर द प्रीलिम्स। पहला, अकाल सहायता कोड क्या था? पहला सवाल, अकाल सहायता कोड क्या था? अकाल सहायता कोड के तहत क्या किया गया? पहली बार कर न देने का आंदोलन किसने शुरू किया? वह कर न देने का आंदोलन कहां शुरू किया गया? उस कर न देने के आंदोलन के पीछे कारण क्या था? प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इस मुद्दे को उठाया, तो किसने उठाया? क्या उन्होंने मास का मोबिलाइजेशन किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1896 में इस मुद्दे पर क्या किया? तिलक ने 1896 में कांग्रेस की आलोचना की, उसका कारण क्या था? तिलक को 18 महीने का कारावास कब मिला था? तिलक को 18 महीने के कारावास देने के पीछे कारण क्या था? यू कैन मेक दीज क्वेश्चंस। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं बना सकते हो तो आपका कोई भी फायदा इस एग्जाम में नहीं हो सकता है। क्लियर और नॉट क्लियर? एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ लिख लिया इसको? लिख लिया, अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा देखते हैं कांग्रेस ने किया क्या था। कांग्रेस 1889 में कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया, प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित क्या किया? लगान की स्थायित्व और निश्चितता। लगान स्थायित्व और निश्चितता। Stability and certainty of land revenue. Stability and certainty of land revenue। 1889 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि सरकार लगान की निश्चितता और स्थायित्व की बात करे। अब जब कांग्रेस का इसके अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? 1889 के बाद कांग्रेस का हर अधिवेशन इस मांग को दोहराता रहा।
अब फिर सवाल बन गया, आफ्टर 1889 which demand Congress was repeatedly which resolution Congress was passing repeatedly year than year. इसको और चेंज कर दीजिए, आफ्टर 1889 which demand Congress was putting forward before the Britishers year per year. कौन सा क्या हो गया, लगान की स्थायित्व और निश्चितता की मांग को हर साल वो मांगती थी। अब जो राष्ट्रवादी की मांग थी, लेकिन राष्ट्रवादियों की मांग स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि जो भारतीय इतिहास था और जो भारतीय अर्थशास्त्र था उसके बहुत सारे विद्वान थे और भारतीय नेतृत्व के विभिन्न आलोचकों ने इस मांग को जो बंगाल का 1793 के स्थायी बंदोबस्त के समकक्ष माना और यह धारणा प्रकट की कि इस मांग के माध्यम से भारतीय नेता रैयतवाड़ी क्षेत्रों में बंगाल की जमींदारी प्रथा लाना चाहते थे। अब यह क्या इनकी मांग, अब इससे क्या रहा है, स्थायित्व किसमें था, जमींदारी प्रथा में था। अब इस क्या लग रहा था कि यह लोग जमींदारी और रैयतवाड़ी में कंफ्यूज है, यह लोग जमींदारी और रैयतवाड़ी, जमींदारी सिस्टम एंड रैयतवाड़ी, इन दोनों सिस्टम में ये लोग कंफ्यूज हैं। तो यह राष्ट्रवादियों की मांग अस्पष्ट थी, यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करना चाह रहे हैं। अब इस मांग को बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त था 1793 के, उसके समकक्ष माना गया और यह धारणा हो गई कि इस मांग के माध्यम से तत्कालीन जो भारतीय नेता हैं रैयतवाड़ी क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा लाना चाहते हैं। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में, इन द फील्ड ऑफ रैयतवाड़ी एरियाज, जमींदारी प्रथा लाना चाहते हैं। तो जो इन्होंने, जो राष्ट्रवादियों ने स्थायित्व की बात की और एक सर्टेनिटी की बात की, इससे यह एक अस्पष्टता व्यक्त होने लगी कि वह जमींदारी क्षेत्रों में, रैयतवाड़ी क्षेत्रों में जमींदारी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि रैयतवाड़ी में उस तरह का स्थायित्व नहीं था लगान का जैसा जमींदारी क्षेत्रों में कहा जाता था। अब राजस्व का जो स्थायी बंदोबस्त था, इसकी जो एक लगातार वकालत चल रही थी, उसके कारण क्या किया गया, आरसी दत्त को अंग्रेजों का पिट हुआ। अब अगला सवाल बन गया, किस आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादी को अंग्रेजों का पिट्ठू कहा गया? वो आरसी दत्त को कहा गया। क्यों कहा गया? सिर्फ इस कारण से कि आरसी दत्त एक स्थायित्व की बात करते थे, वो जमींदारी प्रथा लाने की बात नहीं करते थे, वो कहते थे कि स्थायित्व होना चाहिए। उससे क्या है, एक अस्पष्टता आ गई कि जबकि हकीकत क्या थी, आरसी दत्त और जो नए नेता थे, तो राजस्व के स्थायी बंदोबस्त संबंध में जो आरोप लगाए गए वो आरोप सही नहीं थे, क्योंकि एक अस्पष्टता थी। उस अस्पष्टता के कारण एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि वो रैयतवाड़ी क्षेत्रों में जमींदारी को लाना चाहते थे, इसलिए उनको अंग्रेजों का पिट्ठू कहा जाने लगा। ये भी अच्छा सवाल है, आज दिनों का कल आएगा ये, जबकि बात बिल्कुल सही नहीं थी। अब 1880 के जो वर्षों में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार हुआ और उसके जो विस्तार के बात हो रही थी और सरकार जिसके लिए तैयार नहीं हो रही थी, सरकार को भय क्या था कि भारतीय काश्तकारी सुधार जैसे प्रगति कानून के मार्ग में आड़े आएगा। और भारत सरकार के मन में भय था कि केवल काउंसिल के भारतीय सदस्यों की काश्तकार विरोधी भूमिका से जो उत्पन्न होगा, उससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग उठाएगी। अब भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का जो प्रबल बहुमत था, वह जमीन पर जो स्थायी बंदोबस्त की जो सरकारी मांग थी, वो बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के बीच थी। जो स्थायी बंदोबस्त की बात करते थे, वह स्थायी बंदोबस्त
बंगाल का बंदोबस्त नहीं था बंगाल का। तो एक यह समझने की आवश्यकता है, जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, जिसमें आरसी दत्त सबसे महत्वपूर्ण थे, वह किसी भी तरह से यह नहीं चाह रहे थे कि वह बंगाल का बंदोबस्त आवे। जो 1893 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का तिलक ने समर्थन किया और स्पष्ट रूप कहा, यह जमींदारों के लिए नहीं, किसानों के लिए है। 1893 में तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह कहा कि जो जमींदारी प्रथा है, जो जमींदार जो स्थायी बंदोबस्त है, यह जमींदार के लिए नहीं है, यह किसानों के लिए है। जमींदार नहीं, किसान, यह किसानों के हित के लिए है। वह व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था लोग समझ रहे हैं, और उसमें सिर्फ भूमि की लगान को नियमित और निश्चित करने की बात की है। सिर्फ क्या कहा गया? भूमि की लगान को नियमित करो और निश्चित करो। भूमि की लगान को नियमित करो और निश्चित करो। यू रेगुलराइज और गिव सर्टेनिटी the land revenue. Just try to understand the whole interest of these initial nationalists was only to give the stability and certainty of land revenue, not beyond this. A confusion has been created because it has not been clarified in the clear words. In 1893, Tilak has clarified this issue. इसका कोई मतलब उससे नहीं है, माल गुजारों के नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्थायी बंदोबस्त की जो मांग की, उस मांग को करते समय यही कहा, भूमि लगान के स्थायी जो बंदोबस्त शब्द का, उसका भूमि पर सरकारी मांग की स्थिरता और स्थायित्व शब्द का ही प्रयोग किया। उन्होंने सिर्फ यह प्रयोग किया। यू अगेन लिसन, ये सवाल आ सकता है कि आरंभिक राष्ट्रवादियों ने जो उन्होंने कहते हैं स्थायी बंदोबस्त की बात की, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब क्या है कि भारतीय नेताओं ने, जिसमें सबसे खास बात थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने जो स्थायी बंदोबस्त की मांग की, उसको मांग करते समय हमेशा भूमि लगान के स्थायी बंदोबस्त शब्द का और भूमि पर सरकारी मांग की स्थिरता और स्थायित्व शब्द का प्रयोग किया। They only used the word stability, certainty of revenue. It has nothing to do with the permanent settlement of 1793. They wanted a certainty of the revenue, nothing else. यह जो इनकी राष्ट्रवादियों की जो मांग थी, जो उसको जबरदस्ती जनता का ध्यान हटाने के लिए गलत ढंग से प्रस्तुत करने की बातें थी। यह आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ, कैसे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में हुआ। अब आइए कुछ प्रीलिम्स के 3-4 सवाल करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी द फ्यू क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स। कैसे आपका प्रीलिम्स का 3-4 सवाल करने की कोशिश करते हैं। महाद्वारी, रैयतवाड़ी, जमींदारी में क्या सत्य है? What is true in महाद्वारी, रैयतवाड़ी, जमींदारी? A, the largest area was under जमींदारी। B, जमींदारी पर स्थायी। B, the महाद्वारी, in महाद्वारी system, the farmers are responsible for
their for their share as well as their share as well as share of Mahal. C. In Mahalwari the farmers were responsible for their own share only. For their own share only. D. Rayatwari system was under the largest part of British India. महलवारी रैयतवारी जमींदारी में क्या सत्य है? ए, लार्जेस्ट एरिया वाज अंडर जमींदारी, पूरे ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा एरिया जमींदारी सिस्टम के अंदर था। महलवारी सिस्टम, इन द महलवारी सिस्टम द फार्मर्स आर रिस्पांसिबल फॉर देयर शेयर एज वेल एज शेयर ऑफ द महाल। जो महलवारी सिस्टम था इसमें किसान अपने शेयर के साथ साथ पूरे महाल के शेयर के लिए जिम्मेदार थे। सी, इन महालवारी द फार्मर्स वर रिस्पांसिबल फॉर देयर ओन शेयर ओनली, महालवारी में फार्मर सिर्फ अपने शेयर के लिए जिम्मेदार थे। डी, रैयतवारी सिस्टम वाज अंडर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, रैयतवारी सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के सबसे बड़े पार्ट में था। जस्ट थिंक इट एंड आंसर इट, थिंक इट एंड आंसर इट। हवा में आंसर नहीं देने का। आई डोंट लाइक आंसर गिवन विदाउट थिंकिंग। मैं यही बोलूंगा, आप सोच के आंसर दो, सवाल गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता लेकिन उसको नहीं आता है, but I don't like any type of the guessing here. B and D. B is right, D is right. Ekta is saying B and D. Nikita is saying B and D. Anyone else? Anyone else? सिर्फ आंसर दिया 4-5 लोगों ने। कितने लोग क्लास में हो? मैं ये भी सुनता हूँ, हमको बताते हैं कि क्लास स्टार्ट होती 60 लोगों से, फिर 30 लोग क्लास छोड़ देते हैं। जो लोग क्लास छोड़ देते हैं उनका आईएएस में जिंदगी में नहीं होगा। इसलिए नहीं कि आप मेरी क्लास छोड़ते हो, इसलिए कि आप में इतना पेशेंस ही नहीं कि आप क्लास कर सको। यह आपके चरित्र की एक विशेषता है कि आप 1 घंटे की क्लास सस्टेन नहीं कर पाते हो। यस, आंसर इज राइट। इसमें था 19%, ठीक है, इसमें था 52%, ओके, और महालवारी में था 29%। तो ये रॉन्ग हो गया, 52% सबसे ज्यादा है। और जो महालवारी सिस्टम था, महालवारी सिस्टम में जो फार्मर था वो रिस्पॉन्सिबल था अपने शेयर के लिए भी, और वह उस शेयर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था जो शेयर पूरे गांव का था। वर्स्ट फीचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, अपने को बैठ के सवाल बनाना पड़ता है, आप लोग उसको ठीक से ध्यान पढ़ते भी नहीं हो।
वर्स्ट फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, एब्सेंस ऑफ सर्वे। पहला क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ सर्वे, एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप, एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप। देखिए सवाल मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है। सी, रिजिड लॉ ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, सवाल को ठीक से सुनिए को पढ़िएगा, नहीं पक्का गलत हो जाएगा ये। रिजिड लॉ ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। डी, लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन जमींदार, लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन जमींदार एंड गवर्नमेंट। बताइए, परमानेंट सेटलमेंट का, स्थायी बंदोबस्त का सबसे खराब एक कारण क्या था, सबसे वर्स्ट फीचर क्या था? ए, एब्सेंस ऑफ द सर्वे, बी, एब्सेंस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप, सी, रिजिड लॉ ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन का जो कानून था बहुत कठोर था, लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन जमींदार एंड गवर्नमेंट, सरकार और जमींदार के बीच कोई भी विश्वास नहीं था। बताइए, जल्दी बताइए, सोचिए इसको, इतनी आसानी से नहीं आएगा। मैं आपको क्लू देता हूं, इसका आंसर है सनसेट लॉ से। ये सवाल कठिन सवाल है। इसमें एक शब्द क्या है? वर्स्ट फीचर। वर्स्ट का हिंदी होता है निकृष्टतम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये चारों ही है तो चारों में सबसे खराब कौन सा है? अगर ये चारों ही हैं तो चारों में सबसे खराब क्या है? आप लोग गलत कर गए, सवाल गलत कर गए। ये अर्पिता, पूनम पटेल, सृजन, नरसिंह, अभिषेक, ये मैंने कब बोला था? ये इशू कहां से आ गया? हाउ डी, डी कैसे हो गया? डी कैसे हो गया बताइए मेरे को आप। हेमा श्रीवास्तव, आप तो कुछ सुनती नहीं हो। सी डी कैसे होगा? जब ये शब्द का इस्तेमाल हो गया निकृष्टतम, तो एक ही आंसर होगा ना। जब एक ही चीज का आंसर करना है ना, आप लोग इतने साल पढ़ने के बाद आप सवाल ही नहीं समझ सकते हो। अब हेमा श्रीवास्तव लिखती सी डी दोनों, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वर्स्ट, निकृष्टतम, चार में से एक ही होगा। कितनी बार कहा मैंने? फिर आप सी डी लिख देते हो। इसका आंसर भी दे दिया मैंने, आंसर है सी। अब सनसेट लॉ था क्या? अगर निर्धारित दिन का जो सूर्यास्त था उसके पहले जमींदार धनराशि जमा नहीं करता था तो क्या होता था? जमींदार को बेदखल कर दिया जाता था। और 1815 तक बंगाल की जो लगभग आधी संपत्ति, बंगाल की जो आधी संपत्ति थी, आधी जमीन थी, बंगाल की जो आधी कहते हैं सब भू संपत्ति, वह पुराने जमींदारों से, आधी जो भू संपत्ति थी वह पुराने जमींदारों से नए जमींदारों को चली गई। वह पुराने जमींदारों से नए जमींदारों में चली गई। समझ आ गया?
समझ आया नहीं आया? नहीं समझ आया? मिस्टेक कैसे हुई? एकता, अर्पिता, नरसिंह त्रिपाठी और कौन डी लिखा था? अभिषेक वर्मा और डी कौन लिखा था? सृजन सिंह, पूनम पटेल। डी लिखा कैसे आपने? ये जो डी है, मेरे ख्याल से चौथा लेक्चर है, 4 लेक्चर में मैंने एक बार भी इसका इस्तेमाल नहीं किया है। जमींदार और सरकार के बीच ट्रस्ट का कोई मुद्दा कभी था ही नहीं। ये मुद्दा कहां से आ गया? ये मुद्दा कहां से आ गया? ये मुद्दा आया कहां से? देखिए, सवाल अगर आप लोग सही नहीं कर पाओगे तो उसका फायदा क्या होगा यार? ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण क्या था? इसको इंग्लिश बोलते हैं इंडेप्टनेस। किसनों का इंडेप्टनेस का मुख्य कारण क्या था? का मुख्य कारण क्या था? जो इंडेप्टनेस थी उसका मुख्य कारण क्या था? सोचिए, जो मेन रीजन ऑफ द परमानेंट इंडेप्टनेस क्या था? फॉल्स अकाउंटिंग। A, false accounting. Come on, B. A, false accounting. Forced signature. Forced signature. C. False accounting and forced signature. C. Taking sign on larger amount. टेकिंग साइन ऑन लार्जर अमाउंट, जितना आपने दिया है उससे ज्यादा ले, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए, जो एक लगातार इंडेप्टनेस था उसका कारण क्या था? जल्दी बताइए। जो भारतीयों का, जो किसानों का जो एक परमानेंट जो इंडेप्टनेस हुआ करता था, उसके पीछे क्या कारण थे? बताइए मेरे को आप। 4 कारण हमने लिख दिए, बताइए व्हिच वन इज हियर? जल्दी बोले, किसी को क्लिक कर रहा है? जो कृषकों की स्थायी ऋणग्रस्तता, मुख्य कारण क्या था? देखिए, मुख्य शब्द को ध्यान दीजिएगा। उसका मुख्य कारण क्या था? ए, झूठी लेखा पद्धति, फॉल्स अकाउंटिंग। बी, जाली हस्ताक्षर किया करते थे। सी, ऋण प्राप्तकर्ता से जो ऋण राशि थी, अधिक राशि पर जितना पैसा देते थे उससे ज्यादा पैसे पर साइन करा लेते थे, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। चौथा, ऋण पर ब्याज की ऊंची दरें। These are the 4 reasons of the permanent indebtedness of the farmers. बताइए, who will answer? कोई कर पा रहा है? कोई क्या आंसर? निकिता डी, नरसिंह डी, वेरी गुड, वेरी गुड, यस यू आर राइट। इतना हाई इंटरेस्ट रेट था, तो उस हाई इंटरेस्ट रेट के कारण इंडेप्टनेस लगातार बढ़ती जा रही थी। ये आप लोगों ने सवाल आंसर कर लिया। चलिए, कुछ तो आंसर किया। अब इंग्लैंड में
भारतीय सूती वस्त्रों के आयात का विरोध नहीं किया गया। जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में भारतीय सूती वस्त्रों का जो जो कहते हैं जो निर्यात था उसका विरोध नहीं किया गया। और जो इंपोर्ट हो रहा था, मतलब जो इंपोर्ट हो रहा था टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया came to oppose which of the following was not one of the grounds on which imports the textile from India came to oppose in England। तो पहले तो क्या हो गया, कौन सा आधार नहीं था, कौन सा आधार नहीं था, कौन सा आधार नहीं था, कौन सा आधार नहीं था जिसके कारण भारत से इंग्लैंड में जो भारतीय सूती वस्त्र थे आयात का विरोध नहीं किया गया। भारतीय सूती वस्त्र के आयात का विरोध नहीं किया गया। सब पढ़ाया हुआ है, ऐसा कोई चीज बताइए जो पढ़ाया हुआ न हो। Got this? First understand this question कि जो भारतीय सूती वस्त्र थे जो इंग्लैंड में जाते थे उसका विरोध क्यों नहीं किया गया। जो स्थानीय उत्पाद सस्ते थे पर उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। जो स्थानीय उत्पाद थे वहां के, कहा कि इंग्लैंड थे, सस्ते थे पर गुणवत्ता अच्छी नहीं, पर उनका जो क्वालिटी थी वह अच्छी नहीं। समझ आइए, इट इज ए कि जो सस्ते तो थे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इससे क्या हुआ था, भारत से सोने चांदी का निर्यात किया जाने लगा। भारत से सोने चांदी का निर्यात, ठीक है। सी देखो, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया सी, दूसरा के भारत से सोने चांदी का। तीसरा, जो सूती वस्त्र के आयात थे उससे इंग्लैंड के प्राचीन जो ऊनी और नवजात रेशम वस्त्र उद्योग को नष्ट कर दिया। जो सूती वस्त्रों का जो आयात हुआ वो आयात ने इंग्लैंड के प्राचीन वस्त्र उद्योग को नष्ट किया। फिर सवाल कठिन है ये। डी, जो राजस्व में गिरावट आई और निर्धन सहायता में जो सार्वजनिक वित्त व्यवस्था दुष्प्रभावित हुई। सार्वजनिक वित्त व्यवस्था दुष्प्रभावित। What is question? Question is very simple. Question is saying that which of the following was not one of the ground on which imports, especially of textile from India, came to be opposed in England. जो इंग्लैंड में भारतीय टेक्सटाइल जा रहे थे उसका अपोज किया गया। उसमें से कौन सा एक कारण नहीं था। पहला, the quality of article was not as good as that of local products although they were cheap। जो स्थानीय उत्पादन, स्थानीय चीजें सस्ती जरूर थी लेकिन गुणवत्ता अच्छी नहीं। दूसरा, it led to the export of silver and gold from England। यह सिल्वर और गोल्ड का, ये it led to the silver gold from England। यह यह इंग्लैंड से सोने और चांदी के निर्यात को बढ़ावा दे रहा था। सी, import of foreign goods destroyed
द एंशियंट वुलन एंड नेशन सिल्क इंडस्ट्री, जो उनकी वुल, जो उनकी वस्त्र उद्योग में खासकर जो थी, जो नवजात, जो उनकी नवजात, जो उनकी सिल्क और वुलन इंडस्ट्री थी, वुलन उद्योग, उनको नष्ट किया। डी, जो उनकी सार्वजनिक वित्त व्यवस्था है, जो उनका एक पब्लिक फाइनेंस है, वे अफेक्टेड, वो अफेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन रेवेन्यू एंड द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द पुअर रिलीफ। जो उनका पब्लिक फाइनेंस था, वे अफेक्टेड, व्हाई? बिकॉज द डिक्लाइन इन रेवेन्यू। ये सवाल पर टाइम लेगा। सवाल क्या है? ए बी सी डी 4 कारण हैं। उन 4 कारणों में से कौन सा एक कारण ऐसा नहीं है जिसके कारण, ए बी सी डी 4 कारण है, जो 4 कारण लिखे उसमें एक कारण से भारत, जो भारत से इंग्लैंड में खासकर जो भारतीय सूती वस्त्र का आयात का विरोध नहीं किया गया। अब सूती वस्त्र के आयात का विरोध क्या, चलिए समझिए। सूती वस्त्र के आयात का इंग्लैंड में विरोध हुआ। अब उस विरोध के कुछ कारण होंगे, उस विरोध के कुछ कारण होंगे, उस विरोध के कुछ कारण होंगे। अब 4 कारण लिखे गए हैं, उसमें से कौन सा एक कारण नहीं था? समझ आया सवाल? यू गॉट क्वेश्चन नॉट? सूती वस्त्र के आयात का, अब देखिए, सूती वस्त्र के आयात का इंग्लैंड में विरोध किया गया। उस विरोध के कुछ कारण तो होंगे। हमने 4 कारण लिखे हैं, उसमें से कौन सा एक कारण नहीं था? समझ में आ गया? अगर सवाल समझ नहीं आएगा तो उत्तर गलत हो जाएगा। बोले यही होगा आंसर। क्या आंसर दिया गया है? अविनाश पांडे, आपका उत्तर सही नहीं हो सकता है। निकिता का नहीं हुआ है। अविनाश ने फिर चेंज कर दिया। पहले अविनाश ने लिखा, पहले अविनाश ने क्या लिखा था? पहले अविनाश ने डी लिखा, फिर चेंज करके ए कर दिया। अब आप चेंज करके अविनाश बी कर दो, फिर आप सी कर दो। हाउ यू कैन चेंज? अर्पिता ने पहले डी लिखा। सवाल फिर से समझो। You are not able to understand the question, that why you are writing ABCD all 4. जब सूती वस्त्र का इंग्लैंड में आयात शुरू हुआ, जब सूती वस्त्र का इंग्लैंड में आयात शुरू हुआ, सूती वस्त्र इंग्लैंड गया। अब उस वस्त्र का इंग्लैंड में विरोध होने लगा कि आप भारत के सूती वस्त्र का आयात मत करो। ओके, सॉरी। अच्छा, ओके, अभी इसका आंसर दिया नहीं किसी ने। देखिए, समझिए सवाल क्या है। भारत, एक सिंपल सा फैक्ट है कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग जब इंग्लैंड में जाने लग गए, या और आसान भाषा में भारत के कपड़े इंग्लैंड जाने लग गए, तो इंग्लैंड में उसका विरोध होने लगा। उस विरोध के 4 कारण थे। 4 में से कौन सा एक कारण नहीं था? पहला कारण क्या था? स्थानीय कपड़े सस्ते थे लेकिन गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। तो एक कारण यह नहीं हो सकता है।